स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत ही नहीं बल्कि कुछ और देश भी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। खासकर यूरोप के पावरफुल कंट्रीज़ में से एक जर्मनी। ऐसे में सवाल उठता है कि जर्मनी को अब तक इस परमानेंट मेंबर्स की एक्सक्लूसिव सर्कल में जगह क्यों नहीं मिल पाई है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। यूनाइटेड नेशंस के क्लब में जर्मनी की एंट्री 1973 में हुई, जबकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में ही हो गई थी। बड़ा सवाल तो यही है कि यूनाइटेड नेशंस में जर्मनी की एंट्री इतनी लेट क्यों हुई, जबकि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के 4 साल बाद ही वेस्ट जर्मनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो इसकी वजह है कि जर्मनी 2 स्टेट्स में बटा हुआ था, वेस्ट जर्मनी यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और ईस्ट जर्मनी जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक GDR या कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी के रूप में जाना जाता था। फेडरल रिपब्लिक की सरकार क्लेम करती थी कि वो जर्मनी की सोल रिप्रेजेंटेटिव है। वो खुद को ओनली लॉफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जर्मन पीपल मानती थी, क्योंकि सिर्फ उसी के पास डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस वाले वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलायंस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत के बाद सिर्फ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी को ही यूनाइटेड नेशंस में शामिल करने का समर्थन किया था, जबकि खुद को GDR यानी ईस्ट जर्मनी का गार्जियन मानने वाले USSR ने इस बात का समर्थन नहीं किया। इस वजह से जर्मनी कई साल तक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ही नहीं बन सका। 1970 के डिकेड की शुरुआत में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट चांसलर विली ब्रांट के नेतृत्व में जर्मन गवर्नमेंट ने अपना रुख बदला और ईस्ट जर्मनी की GDR गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। इसके बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों का ही यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने का रास्ता साफ हो गया। 18 सितंबर 1973 को ये दोनों ही कंट्रीज 133rd और 134th मेंबर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने। 3 अक्टूबर 1990 का दिन इतिहास में एक बड़ी घटना का गवाह बना, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए, यानी जर्मनी का एक बार फिर यूनिफिकेशन हो गया और इसी के साथ उसकी ड्यूअल मेंबरशिप समाप्त हो गई। तब से यूनिफाइड जर्मनी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। इसके साथ ही जर्मनी के ऊपर विक्टोरियस वेस्टर्न पावर्स के प्रेरोगेटिव्स भी खत्म हो गए। यूनिफाइड होने के बाद से जर्मनी ने यूनाइटेड नेशंस में अपने इन्वॉल्वमेंट को काफ़ी बढ़ाया है। वो यूनाइटेड नेशंस को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड देने वाले कंट्रीज़ में से एक है। जर्मनी ने कई पीस मिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है और यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण होस्ट कंट्री है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी जर्मनी के हैम्बर्ग में सिचुएटेड है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कई ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जर्मनी के बॉन शहर में है। यूनाइटेड नेशंस के प्रति अपनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वेट के बेसिस पर जर्मनी कई साल से UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, ताकि उसे भी वीटो पावर मिल सके। अब तक सिर्फ अमेरिका, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जो कि किसी इशू पर फैसला लेने वाली सबसे पावरफुल यूनिट है। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए दूसरे दावेदारों की तरह ही जर्मनी का भी तर्क है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मौजूदा स्ट्रक्चर अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को दिखाता है, न कि प्रेजेंट टाइम को। जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने को लेकर काफ़ी क्यूरियस है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी पॉसिबिलिटी बेहद कम है। वजह यह है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को न्यू कमर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि जर्मनी ने कई बार खुद की बजाय पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक परमानेंट सीट की डिमांड करने की कोशिश की है, लेकिन उसका ये एफर्ट भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अपनी अपनी सीट छोड़नी पड़ती। हालांकि यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। दरअसल इस मामले में जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी डिलेमा में है। एक और जर्मनी अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत ये मानता है कि वर्ल्ड गवर्नेंस जैसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उसे ये भी लगता है कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में वास्तव में रिफॉर्म की ज़रूरत है। मौजूदा समय में जर्मनी नामीबिया के साथ मिलकर UN समिट ऑफ द फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, जो अगले साल होने वाला है।
इसके जरिए वो यूनाइटेड नेशंस में उन पावर्स को फिर से लाने की कोशिश कर रहा है जो रिफॉर्म चाहते हैं, और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने वाले कई देश हैं। जर्मनी की कोशिश है कि इस मामले में जर्मनी जैसी यूरोपियन कंट्रीज और नामीबिया जैसे एक्स कॉलोनी कंट्रीज एक साथ आएं। साथ ही इस रिफॉर्म एजेंडे को वो क्लियरली डिफाइन करने और इसे आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि यूएन में फंडामेंटली रिफॉर्म की अब तक की सभी कोशिशें फेल रही हैं, लेकिन अब एक अलग डायरेक्शन में काम चल रहा है। खासकर चाइना पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और यूएन के अल्टरनेटिव के रूप में अपनी स्ट्रक्चर्स को पेश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वे ब्रिक्स कंट्रीज हों या फिर G20। कुछ समय पहले ब्रिटेन के एक्स पीएम गॉर्डन ब्राउन ने एक आर्टिकल में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ ऐसे ही काम करने के एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि ग्लोबल लेवल पर एक साथ काम करने की बजाय बाइलैटरल या फिर रीजनल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। इससे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पोटेंशियल पर इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट करने वाली जर्मन फॉरेन पॉलिसी भी अब बदल रही है। अब जर्मनी भी ऐसे फॉर्मेट्स पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है जिसमें वर्ल्ड गवर्नेंस की बात तो है, लेकिन यूएन पर डिपेंडेंसी कम हो। हालांकि मल्टीलैटरलिज्म जर्मन फॉरेन पॉलिसी के की वर्ड्स में से एक है और कई डिकेड्स से है, लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मन गवर्नमेंट भी अब सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के बारे में ही नहीं सोच रही है, बल्कि उससे आगे भी सोच रही है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।